अज्ञेय को हम याद कर सकते हैं कि अज्ञेय का मुक्तिबोध से कितना गहरा ताल्लुक था। इतना गहरा ताल्लुक कि कई जगह उल्लेख मिलता है कि मुक्तिबोध के घर पर, क्योंकि मुक्तिबोध की माली हालत बहुत खस्ता थी, ये सभी जानते हैं, तमाम प्रसंगों में इसकी चर्चा आती है कि बहुत ही खस्ता हालत थी। इतनी खस्ता हालत थी कि नेमीचंद जैन को एक पत्र उन्होंने लिखा था, मुझे लगता है कि वह पत्र 1958 के आसपास का है शायद, 1952 में, 8 फरवरी 1952 में नेमीचंद जैन जी को एक पत्र मुक्तिबोध ने लिखा है। और उस पत्र में मुक्तिबोध, और मुझे लगता है कि वह दौर मुक्तिबोध के संघर्ष का सबसे चरम दौर रहा होगा। उस दौर में मुक्तिबोध लिखते हैं कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, अपने पिताजी की चिंता है, क्योंकि पिताजी को स्वाभाविक रूप से कुछ पैसा भेजते होंगे घर परिवार के लिए। अंत में उस पत्र में जो लाइन आती है कि महीने के, हर महीने के, ये कोट करने वाली बात है, हर महीने के आखिरी 5 दिन मैं और पत्नी दोनों सिर्फ चाय पी करके रहते हैं। यह कोई व्यक्ति प्रगल्भता में नहीं लिख सकता है। कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी प्रशंसा में या अपने आप को अपनी दरिद्रता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिख सकता है। जो इस चीज को महसूस कर रहा होगा, जो इस दर्द से हर महीने गुजर रहा होगा, वही व्यक्ति इस तरह के शब्द किसी और के समक्ष अपनी बात को बयां कर रहा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी खस्ताहाली की स्थिति में, ऐसी आर्थिक विपन्नता की हालत में मुक्तिबोध को समर्थन करने वाले, सहयोग करने वाले, आर्थिक रूप से, मैंने कहीं इस बात को पढ़ा है इसलिए आप सबके समक्ष साझा कर रहा हूं, अज्ञेय जी हुआ करते थे। अज्ञेय जी बाकायदा उनके घर पर, मतलब उनकी पत्नी के पास, बीमारी की हालत में भी और बीमारी के पहले भी घर पर कुछ आर्थिक मदद अज्ञेय जी के माध्यम से निरंतर पहुंचा करता। मैं कहना यह चाहता हूं मित्रों कि मुक्तिबोध ऐसे व्यक्ति थे जिनको बड़े बड़ों का समर्थन हासिल था। अपने समय का हर चर्चित व्यक्ति मुक्तिबोध के संपर्क में या मुक्तिबोध के रचना कर्म के संपर्क में, मुक्तिबोध की वैचारिकी के संपर्क में कमोबेश था। बावजूद इसके मुक्तिबोध का पहला काव्य संग्रह, जिसकी बात पांडे साहब कह रहे थे, मुक्तिबोध का पहला काव्य संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होता है। जबकि इलाहाबाद और दिल्ली लगभग उभरता हुआ केंद्र उस समय बन चुका था प्रकाशन का भी, और इलाहाबाद तो खैर स्थापित केंद्र था ही। दोनों जगहों से मुक्तिबोध को जानने और चाहने वाले लोग थे। बावजूद इसके मुक्तिबोध कहीं प्रकाश में नहीं आ पा रहे। जबकि तारसप्तक का मतलब 1943 में मुक्तिबोध, एक तरह से कहना चाहिए कि कविता का घोषणा पत्र, जो तत्कालीन कविता का समकालीन कविता का घोषणा पत्र था, जिसको तारसप्तक के नाम से हम सभी जानते हैं, वो तारसप्तक 43 में प्रकाशित हो चुका है। मुक्तिबोध की कविता 43 में प्रकाश में आ चुकी है राष्ट्रीय परिदृश्य में। इसके बावजूद मुक्तिबोध का कोई भी काव्य संकलन प्रकाशित नहीं हो पाता है। तो यह लेखक की अपनी खस्ताहाली से ज्यादा हमारे समाज की अपनी बेचारगी है। हमारे समाज के उन लोगों पर भी कहीं न कहीं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक लानत है कि ऐसे समाज में कि जिस रचनाकार को हम समझ रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, उसकी वैचारिकी को समझ पा रहे हैं, उसके महत्व को समझ रहे हैं, उसका मूल्य समझ रहे हैं, बावजूद इससे उसके विचार को प्रकाश में आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। मुक्तिबोध की कहानियां या लेख तो चूंकि यह प्रसंगवश लेख करना आवश्यक है कि मैं उस जगह से आता हूं, नागपुर कहा गया, जिस विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध ने एमए की पढ़ाई की थी। और एमए की पढ़ाई भी क्या, रेगुलर विद्यार्थी नहीं थे, क्योंकि हमारा विभाग ही रेगुलर नहीं था। नागपुर विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग 1958 में बनता है, मुक्तिबोध 1953 में एमए किया। उस समय हिस्लॉप कॉलेज हमारे यहाँ का था, आज भी है, बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है, अंग्रेजों के जमाने का। हिस्लॉप कॉलेज में एमए हुआ करता था, वहां से मुक्तिबोध ने एमए की परीक्षा पास की है। मुक्तिबोध के प्रसंग में इस बात का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि मुक्तिबोध का नागपुर से गहरा नाता था, और अपने संघर्ष के दिनों में अंधेरे में कविता की बात अभी हमारे संचालक भाई कह रहे थे कि मुक्तिबोध की तमाम चर्चित कविताएं
इस बावड़ी के किनारे बैठ करके लिखी गई थी। यहाँ जो उनका भवन है, भवन क्या जो कक्ष है कहना चाहिए, राय साहब मुझे पिछली बार उसका दर्शन कराए थे। वहाँ जिस प्रकार से संग्रहालय इत्यादि है, यहाँ बैठ करके मुक्तिबोध जिस कविता का फलक शब्दांकित करते हैं, वह कविता, उस कविता में बहुत कुछ नागपुर घूमता है। नागपुर का वह पूरा वातावरण, चाहे वो डोमाजी उस्ताद हो, चाहे वह मिल और मिल की एरिया, उसके वो जो मैं नाम बोल रहा हूँ, उसमें मिल का क्या नाम था जी, मैं नहीं यहाँ के नहीं, नागपुर, हाँ, उस मिल एरिया के आसपास का जो जिक्र मुक्तिबोध करते हैं। हाँ, उसके अलावा उन्हीं दिनों में मुक्तिबोध आकाशवाणी में से भी कुछ समय तक संबंधित थे, लेकिन ज्यादा चर्चित और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य मुक्तिबोध उन संघर्ष के दिनों में जो कर रहे थे, वह नया खून अखबार के माध्यम से अपनी जीविका के लिए जुड़ते हुए कर रहे थे। लेकिन उस नया खून के माध्यम से जो विचार मुक्तिबोध समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, हमें उन विचारों के तह तक जाने के पूर्व, क्योंकि राय साहब ने पूरी छूट दे रखी है, इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार में वहां चलते हुए अपने आप को आगे ले आता हूं। वह दौर कौन सा था, वह स्थितियां क्या थी इस देश की, समाज की, और उसमें मुक्तिबोध जैसे रचनाकार की अपनी स्थिति क्या थी, इस पर भी हमें थोड़ा सा विचार करते हुए मुक्तिबोध को समझना चाहिए।